रेडियो ऑरेंज पर शो का नाम है कहानियों के गुब्बारे और मेरा नाम है अभय। इस शो पर चलता है कहानियों का सिलसिला और आज जो कहानी मैं लेकर आया हूँ वो एक ऐसे दौर की है जो इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ये वो नाम है जो राजपूताना के सिसोदिया समाज में ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के दिलो दिमाग पर अपनी छाप छोड़ गया था। तलवार में बिजली सी तेजी, हौसलों में पर्वतों की दृढ़ता और इरादों में स्वराज्य, इनकी लगाई चिंगारी ने भीषण आग का रूप ले लिया था और जो आंधी इन्होंने उठाई थी उसने मुगल तख्तो ताज को हिला के रख दिया था। इस वीर योद्धा की वजह से न सिर्फ मेवाड़ का बल्कि भारतवर्ष का परचम ऊंचाई पर लहरा रहा था। ये दौर था 16वीं सदी का और इस अजर अमर योद्धा का नाम था महाराणा प्रताप। ये वो दौर था जब उत्तर भारत में मुगल शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने अपनी हुकूमत जमा रखी थी। आधे भारत पर कब्जा जमाने के बाद अब अकबर का इरादा पूरे भारतवर्ष पर कब्जा जमाने का था। अकबर का ये ख्वाब दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि पश्चिम भारत में उस वक्त दीवार बनकर अकबर के मंसूबों को रोक रहा था राजपूताना शासक महाराणा उदय सिंह। इस बात से तिलमिलाए शहंशाह अकबर ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। एक लंबी लड़ाई के बाद अकबर ने चित्तौड़ पर अपनी जीत मुकम्मल कर ली और महाराणा उदय सिंह को महल की राजगद्दी से महरूम कर दिया। अकबर ने चित्तौड़ तो जीत लिया लेकिन मेवाड़ को अपने अधीन नहीं कर पाया। चित्तौड़ की प्रजा आज भी उदय सिंह को अपना महाराणा मानती है। ये नाफरमानी अकबर को नागवार थी। खून खौल रहा था उसका मेवाड़ पर हुकूमत करने के लिए। लेकिन अब ये ख्वाब इतना आसान नहीं था क्योंकि उदय सिंह के गुजर जाने के बाद अब राजपूत समाज की इज्जत, हुकूमत और तलवार उस आंधी के हाथ में थी जो अकबर को नेस्तो नाबूद करने की हिम्मत रखती थी। उस आंधी का नाम था महाराणा प्रताप। गुब्बारे गुब्बारे। शहंशाह अकबर ने चित्तौड़ तो जीत लिया लेकिन मेवाड़ को अपने अधीन कर लेने की पेशकश के साथ अकबर ने अपने दूत जलाल खान को महाराणा प्रताप के पास भेजा। महाराणा प्रताप को अपनी धरती पर किसी गैर मुल्की शहंशाह का कदम रखना मंजूर नहीं था। महाराणा प्रताप की पुश्तियों में किसी ने भी मुगलों के सामने सर नहीं झुकाया था। इसकी ताबूत मिसाल थे महाराणा सांगा जिन्होंने मुगल शहंशाह बाबर की नींदें उड़ा रखी थी। वो लड़ाई मुगल इतिहास की सबसे मुश्किल लड़ाई थी। कुछ ऐसा वर्चस्व था महाराणा प्रताप का कि उन्होंने तय कर लिया था भले ही आसपास के शासकों ने अकबर के अधीन होकर रहना स्वीकार कर लिया हो लेकिन महाराणा प्रताप किसी के सामने सर नहीं झुकाएगा और ताउम्र अपनी धरती के लिए लड़ेगा, फिर चाहे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अकबर के भेजे नुमाइंदे को महाराणा प्रताप अपनी अस्वीकृति देके लौटा देते हैं। शहंशाह अकबर तक जब ये बात जलाल खान पहुंचाता है तो वो तिलमिला उठते हैं। जलाल खान उन्हें मेवाड़ पर हमला करने की हिदायत देता है लेकिन रणथंबोर और चित्तौड़ की मुश्किल लड़ाई लड़ने के बाद अकबर अपने इरादे पर लगाम लगा लेता है क्योंकि वो जानते थे कि राजपूतों से जीतना इतना आसान नहीं, इसलिए सही मौके का इंतजार करना होगा। वहीं दूसरी ओर कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप अपनी सैनिकों की तादाद बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। वो जानते थे कि आज नहीं तो कल हमला होगा,
इसलिए तैयारी अभी से शुरू हो गई थी। वो आसपास के आदिवासी भील समाज के बेहतरीन तीरंदाजों को अपनी फौज में शामिल कर लेते हैं। एक मजबूत फौज तैयार करने के बाद महाराणा प्रताप एक बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। गुब्बारे। महाराणा प्रताप ने अब अपनी मातृभूमि को मुगलों के साए से मुक्त कराने की शपथ ले ली थी और उनके पूर्वजों की बेइज्जती और किलों को हथियाने का आक्रोश भी उनके सर चढ़कर बोल रहा था। इससे पहले कि अकबर मेवाड़ पर आक्रमण करता, महाराणा प्रताप ने अपने सैनिकों के साथ चित्तौड़ के आसपास के हथियाए हुए अपने किलों को दोबारा हासिल करने का फैसला कर लिया। जय भवानी। जय भवानी। ये नारा चिल्लाते हुए महाराणा की फौज ने चित्तौड़ के पास वाले किलों पर आक्रमण कर दिया। महाराणा की जय हो, जय भवानी। लेकिन साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा गया कि महाराणा की प्रजा को किसी तरह की कोई हानि ना पहुंचे। इस छोटी सी जीत के बाद महाराणा प्रताप की प्रजा और सेना का मनोबल कई स्तरों पर बढ़ गया। सिर्फ आदिवासी सेना भील ही नहीं, अब मेवाड़ की इस सेना में आसपास के राजपूत नरेश और राजा भी शामिल होने लगे थे। एक मजबूत सेना बनाने के बाद महाराणा प्रताप ने लड़ाई का एक अनोखा दांवपेच अपनाया, जिसे छापा मार लड़ाई कहा जाता है। गुब्बारे। दिल्ली जाने वाला मुगलों का कारवां, जिसमें राशन और माल गुजारी की रकम हुआ करती थी, काबुल और गुजरात से होता हुआ मेवाड़ और चित्तौड़ के रास्ते दिल्ली पहुंचा करता था। महाराणा प्रताप ने अकबर के तख्त का पाया कमजोर करने के लिए छापा मार लड़ाई का तरीका अपनाया। मुगलई कारवां को मेवाड़ के रास्ते लूटने से अकबर की आर्थिक व्यवस्था पर भी असर पड़ेगा और उसकी मानसिक अवस्था पर भी। महाराणा की सेना अकबर के आने वाले कारवां पर टूट पड़ती है। जय चंडी। इसका फायदा महाराणा के खाद्य भंडारे को होता है, जो राशन और मोहरों से भर जाता है। जब इस लूटपाट की खबर अकबर तक पहुंचती है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो अपने गुस्से को काबू करता है और जंग को टालकर एक बार फिर महाराणा प्रताप के पास उसके अधीन होने की पेशकश भेजने का इरादा बनाता है। लेकिन सवाल ये था कि ये पेशकश लेके महाराणा के पास जाएगा कौन? गुब्बारे। अकबर इन लूट की खबरों से बौखला जाता है, लेकिन साथ ही गुस्से में जंग का ऐलान करने से भी कतराता है, क्योंकि चित्तौड़ की जंग में अकबर ने ये सबक अच्छी तरह सीख लिया था कि राजपूतों को किसी तरह से भी कमजोर नहीं आंका जा सकता। इसलिए उसका दरबार दोबारा महाराणा के पास अकबर के अधीन होने की पेशकश लेकर जाने का मशवरा देता है। लेकिन सवाल ये था कि ये पेशकश लेके महाराणा के पास जाएगा कौन? अकबर अपने दरबार में उम्मीद भरी निगाहों से देखता है, लेकिन सभी दरबारी अपनी नजरें झुकाए खड़े होते हैं। तभी राजा मान सिंह, जो अकबर के सबसे करीब और विश्वसनीय माने जाते थे, महाराणा के पास खुद जाने का प्रस्ताव अकबर के सामने रखते हैं। अकबर कहता है कि एक राजपूत होने के नाते शायद महाराणा मान सिंह पर भरोसा करने से हिचकिचाएगा नहीं। अकबर का नुमाइंदा बनकर मान सिंह खुद मेवाड़ की ओर कूच करते हैं। जब राजा मान सिंह मेवाड़ पहुंचते हैं तो मेवाड़ का सारा इलाका और बस्ती उन्हें खाली दिखाई देती है। व्यापार और खेती भी ठप नजर आती है। उन्हें इस बात का इल्म हो जाता है कि महाराणा उनकी पेशकश ठुकरा देंगे, लेकिन फिर भी अकबर की खातिर वो एक आखिरी प्रयास करने
महाराणा से मिलने जाते हैं। गुब्बारे गुब्बारे। आइए राजा मान सिंह जी, मेवाड़ में आपका स्वागत है, पधारिए। कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी। महाराणा जी, जो हालात हैं वो तो आप अच्छी तरह जानते हैं। शहंशाह अकबर के अधीन आकर हम सभी का भला होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। भला होगा कैसे? उनके दरबार का एक सलाहकार या साजो सामान बनकर? बड़े दुख की बात है मान सिंह जी, एक राजपूत होकर आप मुगलों का साथ दे रहे हैं। अगर राजपूतों का साथ देते तो आज कोई पराये मुल्क का शहंशाह हमारी मातृभूमि पर राज नहीं कर रहा होता। महाराणा जी, आप हमारी बात समझिए। हम समझते हैं मान सिंह जी, आपकी विवशता, आपकी बहन जोधा मुगल साम्राज्य की महारानी सा जो ठहरी। लेकिन आप भी हमारी एक बात समझ लीजिए मान सिंह जी, हमें हमारी मातृभूमि की स्वतंत्रता अपने जीवन से भी ज्यादा प्यारी है, फिर चाहे उसका कोई भी मोल चुकाना पड़े। तो आपने अपना आखिरी निर्णय ले लिया है। मान सिंह जी, आप हमारे मेहमान हैं, भोजन करके जाइएगा। मान सिंह जी के भोजन का प्रबंध किया जाए। महाराणा जी, आप हमारे साथ भोजन नहीं करेंगे? आपका आत्मसम्मान मुगल दरबार की सजावट बन चुका है और हमारा आत्मसम्मान अब भी जिंदा है, इसलिए हम आपके साथ भोजन नहीं कर सकते। आप हमारा अपमान कर रहे हैं महाराणा जी, कहीं ऐसा ना हो इसका मोल आपको जंग के मैदान में चुकाना पड़े। हम तैयार हैं मान सिंह जी, अपने रिश्तेदार अकबर को भी जरूर लाइएगा। मान सिंह जी वहां से गुस्से में तिल मिलाए बिना भोजन किए निकल जाते हैं और ये बात मुगलिया दरबार और अकबर तक पहुंचती है। गुब्बारे गुब्बारे। मान सिंह जी अपने अपमान का घूंट गले से नीचे उतार नहीं पा रहे थे। वो दरबार में आकर अकबर से जंग का ऐलान करने का मशवरा देते हैं। मान सिंह अकबर के चंद विश्वसनीय लोगों में से एक थे और उनकी बात मानकर अकबर मेवाड़ पर हमला करने का मंसूबा बनाता है और अपनी फौज का सिपह सलार मान सिंह को बनाता है, क्योंकि वो एक राजपूत थे और मेवाड़ के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। और उनके साथ शहजादा सलीम भी इस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। हजारों की तादाद में सिपाही, तोपें, बंदूक, भाले, हाथी, घुड़सवार और तीरंदाज मैदान जंग में पहुंच जाते हैं और शुरू हो जाती है वो जंग जिसने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया था। और उस जंग को हम इतिहास में हल्दी घाटी की जंग के नाम से जानते हैं। हल्दी घाटी की लड़ाई एक बहुत ही मुश्किल लड़ाई थी, क्योंकि मेवाड़ जाने वाला रास्ता हल्दी घाटी से होकर जाता था, जो बड़ी ही सकरी सी गली थी और वहां से एक समय पर सिर्फ 2 घुड़सवार गुजर सकते थे, जो महाराणा प्रताप के लिए फायदे की बात थी। लेकिन जब दुश्मनों की तादाद अपनी सेना से तिगनी हो तो जंग मुश्किल हो ही जाती है। दुश्मनों का इंतजार करते हुए मान सिंह और शहजादा सलीम को एक गुप्तचर आकर संदेशा देता है कि महाराणा प्रताप अब भी महल के अंदर हैं और महल तक जाने का गुप्त रास्ता उन्हें मिल गया है। ये सुनकर मान सिंह फौज की आधी टुकड़ी महल की तरफ भेज देते हैं। जहां महाराणा प्रताप की तलवार जंग में दुश्मनों का रक्त बहाने के लिए तैयार थी। गुब्बारे गुब्बारे। राजा मान सिंह जब फौज की आधी टुकड़ी मेवाड़ जाने वाले खुफिया रास्ते पे भेजते हैं, तभी महाराणा प्रताप का गुप्तचर आके उन्हें समाचार देता है कि फौज की एक टुकड़ी खुफिया रास्ते से मेवाड़ के महल की तरफ आ रही है। महाराणा प्रताप को जैसे ही ये बात पता चलती है तो वो अपनी भील और राजपूताना सेना लेकर हल्दी घाटी की तरफ निकल पड़ते हैं। अब मुगल फौज आधी हो गई थी और जंग थोड़ी सी आसान। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर बैठकर हल्दी घाटी की ओर निकल पड़ते हैं। आक्रमण! जय भवानी! जय भवानी!
कई घंटों तक चली उस जंग में महाराणा की सेना डटकर लड़ती है और मुगल सल्तनत की तोपों, तलवारों और तीरों का सामना बहादुरी से करती है। लेकिन जब महाराणा प्रताप जंग के मैदान में नजर आते हैं तो मान सिंह अपनी भेजी हुई फौज की टुकड़ी को कुछ देर बाद वापस बुला लेते हैं। टुकड़ी के लौटने पर मुगल फौज और मजबूत हो जाती है। अब महाराणा प्रताप की सेना में खलबली मच जाती है। तभी महाराणा प्रताप अपनी सेना का मनोबल बढ़ाते हैं और जंग जीतने का एक तरीका और निकालते हैं। गुब्बारे गुब्बारे। वीरों, मत भूलो कि कोई भी लड़ाई हथियारों से नहीं, मनोबल से जीती जाती है। हम इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे। सेना की एक टुकड़ी हमारे साथ मान सिंह की तरफ बढ़ेगी। अगर हमने मान सिंह को मार गिराया तो मुगल फौज का हौसला टूट जाएगा। चलो हमारे साथ। जय भवानी, जय भवानी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। महाराणा प्रताप अपने वफादार घोड़े चेतक पर सवार होकर मान सिंह की तरफ बढ़ते हैं। तलवार में बिजली सी तेजी और हौसलों में प्रतिघात की ज्वाला लिए महाराणा मुगल फौज को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं और जा पहुंचते हैं मान सिंह के हाथी के पास। इससे पहले कि मान सिंह कुछ समझ पाते, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक अपने आगे के पांव हाथी की सूंड पर रख देता है और महाराणा प्रताप अपना भाला निकालकर मान सिंह की तरफ तेजी से फेंकते हैं। दुर्भाग्यवश वो भाला हाथी के महावत को जाकर लगता है और राजा मान सिंह की अच्छी किस्मत उन्हें बचा लेती है। उस भाले का वार इतना भीषण था कि मान सिंह का तख्त पूरी तरह से हिल जाता है। तभी मुगल सैनिकों का एक झुंड महाराणा की तरफ आता है और उन पर हमला करने लगता है। महाराणा प्रताप घायल हो जाते हैं। उन्हें मुश्किल में देख उनकी सेना से माना उनके पास आते हैं और उनका शीरस्त्रण खुद ले लेते हैं और उन्हें जंग के मैदान से दूर जाने की विनती करते हैं। राणा जी, आप घायल हो चुके हैं, आप यहाँ से निकल जाइए। नहीं माना, हम लड़ाई छोड़कर नहीं जाएंगे। राणा जी, मेवाड़ की प्रजा को आपकी आवश्यकता है। ये लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए और उसके लिए आपका जीवित रहना आवश्यक है। जाइए राणा जी, जाइए। ठीक है वीरों, अपना ख्याल रखना। चलो चेतक। चेतक जैसे घोड़े का नाम इतिहास के पन्नों में यूं ही दर्ज नहीं है। चेतक की अपने मालिक के प्रति वफादारी एक उदाहरण थी। चेतक, जो हमले के समय खुद भी तलवार से बुरी तरह घायल हो गया था, महाराणा को जंग से दूर ले जाता है और महाराणा को सुरक्षित जगह छोड़कर अपना दम तोड़ देता है। चेतक एक ऐसा इकलौता प्राणी है इतिहास का जिसके किस्से आज भी मशहूर हैं और कई कवियों ने तो उस पर कविताएं भी लिखी हैं। महाराणा प्रताप भले ही हल्दी घाटी की लड़ाई में घायल हो गए हों, लेकिन उनका हौसला घायल नहीं हुआ और मुगलों के साथ अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता की लड़ाई उन्होंने 20 साल तक लड़ी। और फिर एक दिन भारतवर्ष का ये शूरवीर अपनी धरती को नतमस्तक करके उसी मिट्टी में विलीन हो गया। आज कई सालों के बाद भी इस वीर योद्धा का नाम इतिहास में अदब से लिया जाता है। धरती का वीर पुत्र महाराणा प्रताप। तो ये थी आज की हमारी कहानी जिसका नाम था द लेजेंड ऑफ महाराणा प्रताप।